हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 7 के पार्ट 2 को। ओके, तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा इसी चैप्टर का। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो अपलोड करा था, तो अगर अभी तक आप लोग ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है इस चैप्टर का तो जाके क्लास 8 की प्लेलिस्ट में सबसे पहले पार्ट 1 वीडियो देख लें, ताकि आपको अच्छे से ये पार्ट 2 वीडियो जो है वो समझ में आए। ओके, तो एज यू कैन सी हमारा चैप्टर नंबर 7 क्या है? इट्स कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारी चीज़ें जो है मैंने पार्ट 1 वीडियो में आपको अच्छे से समझाई थी। ओके, फिर से बता देती हूँ। कंजर्वेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ का संरक्षण, किसी भी चीज़ को बचा के रखना। तो हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स को बचा के रखने की, उसको संरक्षण देने की, उनको प्रोटेक्ट करने की क्यों ज़रूरत है, तो ये पूरा चैप्टर इसी के रिगार्डिंग है। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था, मैं थोड़ा रिकैप दे देती हूँ क्या क्या पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको बताया था। पार्ट 1 वीडियो में मैंने बताया था कि ये कंजर्वेशन की हमें क्यों ज़रूरत है। जैसे कि आज के टाइम पे ह्यूमन जो है अपने फ़ायदे के लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स का कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं ताकि वहाँ बिल्डिंग्स बन सके, मॉल्स बन सके, ह्यूमन्स जो है वहाँ पे खेती कर सके, अपने घर बना सके। बहुत सारी चीज़ें होती है जिनके लिए प्लांट्स को काटे जा रहे हैं। तो जिससे क्या हो रहा है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो नेचर है, वो हेल्दी नहीं रह रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कटेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी हमारे इन्वायरमेंट में वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग होगा। ओके, तो इसलिए हमें जो है प्लांट्स को बचा के रखने की, एनिमल्स को बचा के रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारा इन्वायरमेंट, हमारा नेचर जो है वो हेल्दी रह सके। ओके, तो चलिए विदाउट डिले अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या पढ़ना है हम वो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के सबसे पहले देख ले, ताकि आपको पार्ट 2 वीडियो बेटर अंडरस्टैंड हो सके। एंड कोई भी अगर नए हैं मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, पहले उसे प्रेस कर ले, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलते रहें। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो हम पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट करेंगे यहाँ फ्लोरा एंड फाउना से। यहीं पे हमने एंड करा था अपना पार्ट 1 वीडियो। ओके, तो व्हाट इज़ फ्लोरा एंड व्हाट इज़ फाउना। तो फ्लोरा हम लोग प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं एंड फाउना हम लोग एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो कहा जा रहा है यहाँ पे, एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। तो आपको जैसे पता है कि सारे बच्चे कहाँ जा गए थे, बायोस्फीयर रिजर्व के विजिट पे गए थे अपने प्रोफेसर के साथ। तो बच्चे जो हैं फॉरेस्ट में जो है इतनी ज़्यादा हरियाली देख करके, ग्रीनरी देख करके जो है ना वहाँ पे बहुत खुश होते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं फॉरेस्ट की इस ग्रीन वेल्थ को। दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट। तो वो बहुत खुश होते हैं वहाँ पे लंबे लंबे टीक ट्रीज देख के, ऐसे ऐसे यूनिक से पेड़ होते हैं वहाँ पे, एंड बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो उनको देख के बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको आपके आसपास अगर इस तरह से वैरायटीज़ नहीं दिखने को मिलती है प्लांट्स के, एनिमल्स की, और अचानक से आप कहीं जाते हैं और वहाँ पे आपको इतनी ब्यूटी दिखती है, इतने अच्छे अच्छे, इतनी ग्रीनरी दिखती है, तो आप खुश होंगे। सडनली पहेली फाइंड्स अ रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट। तो अचानक से पहेली जो है एक रैबिट को देखती है वहाँ पे और उसे पकड़ना चाहती है। सी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट, और वो उसके पीछे भागती है। तो प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स हर, तभी प्रोफेसर अहमद उसे रोकते हैं। ही एक्सप्लेन्स दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल इन देयर ओन हैबिटेट। तो वो बताते हैं कि जो जानवर होते हैं वो अपने खुद के हैबिटेट में जहाँ वो रहते हैं वहाँ वो बहुत खुश होते हैं। इसे आप इससे समझे कि आप जहाँ पे रहते हैं, आप अपने घर में रहते हैं, ओके, माँ बाप के साथ रहते हैं। अब आपको उठा करके कोई हॉस्टल ले जाते, मतलब आपके मम्मी पापा आपको हॉस्टल में रख देते हैं, अभी आप पढ़ने के लिए जाते हो ना, हॉस्टल में रख देते हैं। तो वो क्या हो जाता है आपके लिए, वो एक पिंजड़े की जैसा हो जाता है कि मम्मी पापा के साथ आप घर में रहते हो, फिर आप हॉस्टल में जाते हो, हॉस्टल में बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो आपको कहाँ ज़्यादा रहना पसंद होता है, आपके अपने घर में या हॉस्टल में? तो आपको अपने घर में ज़्यादा अच्छा लगता है ना। उसी तरह जानवर के साथ भी होता है कि उनको अपने घर में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उनका घर कहाँ है? जंगल है। ओके, वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम। तो हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें पेट जो है बना लेते हैं, लेकिन पेट नहीं बनाना चाहिए। जानवर अपने नेचुरल हैबिटेट में ही रहे तो अच्छा है। माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया। और माधव जी बताते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, ठीक है, उसके अलावा वो और कहीं नहीं दिखेंगे। ओके, द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फौना रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया।
तो ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं वो उस एरिया के फ्लोरा एंड फाउना कहलाते हैं। ओके, समझ में आ गई फ्लोरा एंड फाउना क्या होता है। ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में जो है कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है उनके फोटोज दिए गए हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पे हैं कुछ। जैसे यहाँ पे आपको ए नंबर में कौन है, ये कुत्ता जैसा दिख रहा है आपको, वाइल्ड डॉग है, जंगली कुत्ता है। ये चीतल है, ये वुल्फ यानी कि भेड़िया, ये लियोपार्ड है, और ये फर्न ट्री है, ये जामुन की ट्री है। ओके, ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्लोरा एंड फाउना ऑफ योर एरिया एंड लिस्ट देम। तो आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे कौन कौन से फ्लोरा एंड कौन कौन से फाउना पर्टिकुलर है उस एरिया में जो पाए जाते हैं, आप उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करो एंड उसका लिस्ट बनाओ। ओके, एंड नाउ इज नेक्स्ट टर्म इज इंडेमिक स्पीसीज। ओके, तो ये इंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं चलिए देखते हैं। सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर्स द डीप फॉरेस्ट। तो कुछ ही देर के बाद ये ग्रुप जो है घने जंगल में एंटर करता है। ओके, चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्विरल। तो बच्चे वहाँ पे एक बहुत बड़े से गिलहरी को देख करके ना बहुत अचंभित रह जाते हैं। इस तरह से गिलहरी रहती है, ठीक है, वो बहुत बड़ी होती है। तो दिस स्क्विरल हैज़ अ बिग फ्लफी टेल। और इस स्क्विरल का जो होता है ना बहुत लंबा सा जो है ना फ्लफी सा पूंछ होता है। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। और वो लोग जो हैं इस गिलहरी के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस होते हैं। तो माधव जी टेल्स दैम डैट दिस इज नोन एज जायंट स्क्विरल एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया। तो माधव जी कहते हैं कि ये स्क्विरल जो है ये इस एरिया में ही पाई जाती है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है जायंट स्क्विरल। जायंट मीन्स कुछ भी क्या होता है, बड़ा होता है जायंट स्क्विरल। और ये इस एरिया के लिए एंडेमिक है, यानी कि इस एरिया को ही बिलोंग करती है। ओके, तो आई होप आपको एंडेमिक का कुछ आइडिया आ गया होगा क्या होता है एंडेमिक स्पीसीज। ओके, तो अब यहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज के बारे में भी कहा गया। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो एंडेमिक स्पीसीज वैसे स्पीसीज होते हैं प्लांट्स के या एनिमल्स के जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। ओके, उसको क्या कहेंगे, एंडेमिक स्पीसीज कहेंगे। तो ये जायंट स्क्विरल जो है एक पर्टिकुलर एरिया में एंडेमिक है। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। कुछ ऐसे प्लांट्स एनिमल्स होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है, आप हर जगह देखोगे उसे। तो ये जो एंडेमिक होते हैं ये पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, हर जगह आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि आप अगर हिल स्टेशन जाओगे तो आपको वहाँ पे अलग तरीके के पेड़ पौधे मिलेंगे, अलग तरीके के एनिमल दिखेंगे। आप अगर बीच वाले एरिया में जाओगे वहाँ पे आपको अलग तरीके के पेड़ पौधे, अलग तरीके के एनिमल दिखेंगे। तो वो उस एरिया से एंडेमिक हैं। ओके, तो अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट और एनिमल में भी एंडेमिक टू अ जोन और स्टेट और अ कंट्री। तो एक पर्टिकुलर टाइप का एनिमल और प्लांट जो है एक जोन में एंडेमिक हो सकता है, या फिर एक स्टेट में पाया जाता है, या एक कंट्री के लिए पूरे कंट्री में वो उस तरह के पाए जाते होंगे। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया के लिए, हमारे इंडिया में कौन कौन से पाए जाते हैं, फिर इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं तो उन स्टेट में भी अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं, और स्टेट में भी कुछ एक जोन होते हैं जो उस जोन में पाए जाते हैं, इसके अलावा नहीं पाए जाते हैं। ओके, Madhav ji shows Sal and Wild Mango 7.3 as two examples of the endemic flora of the पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व में प्लांट फ्लोरा के लिए उन्होंने क्या दिखाया, सॉल्ट ट्री और वाइल्ड मैंगो, ये वाइल्ड मैंगो। ओके, बिसन इंडियन जायंट स्क्वायरल 7.3b। अब यहाँ पे जो जायंट स्क्वायरल 7.3 में है इसका नाम ये क्या है, बिसन। इसका नाम बिसन इंडियन जायंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल आर इंडेमिक फाउना ऑफ दिस एरिया। और फ्लाइंग स्क्वायरल जो है यहाँ के एरिया में इंडेमिक है, यानी कि इसी एरिया में पाए जाते हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडेमिक स्पीसीज एंड इंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस। तो प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि अगर इन एरिया में जो ये पर्टिकुलर स्पीसीज जो हैं पाए जाते हैं, अगर उनके नेचुरल हैबिटेट को ख़त्म कर दिया जाए, डिस्ट्रक्शन कर दिया जाए, और उस एरिया में जो है पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर कोई न्यू स्पीसीज़ वहाँ पे आ जाए, तो उनके नेचुरल हैबिटेट में जो है उनके नेचुरल हैबिटेट क्या हो जाते हैं, डेंजर में आ जाते हैं, उनका एग्जिस्टेंस डेंजर में आ जाता है। ओके, स्पीसीज़ क्या होता है,
स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। तो एक खास ग्रुप होता है, उस ग्रुप के पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग कहते हैं कि उसी स्पीसीज यानी कि उसी ब्रीड के अंदर जो है अपने ही जैसे दूसरे ऑफ स्प्रिंग को पैदा करना। जैसे हम ह्यूमन्स हैं, हम ह्यूमन्स एक स्पीसीज हैं, होमोसेपियंस। ओके, तो हम ह्यूमन्स जो है इंटरब्रीडिंग यानी कि हम अपने जैसा ही ऑफ स्प्रिंग, ह्यूमन के जैसा ही ऑफ स्प्रिंग पैदा करते हैं, अपने जैसे ही बच्चे जो हैं ह्यूमन्स जो है पैदा करते हैं। अब ह्यूमन्स जो है गाय के बच्चे तो पैदा नहीं करेंगे ना, घोड़े के बच्चे तो पैदा नहीं करेंगे। गाय भी एक अलग स्पीसीज है। गाय अपने जैसे गाय के बछड़े को पैदा करती है, भैंस अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग को पैदा करता है। तो यही कहा जा रहा है, ये इंटरब्रीडिंग। ओके, this means that the member of a species can reproduce fertile offspring only with the member of their own species and not with member of other species। तो इसका मतलब ये है कि उस स्पीसीज, वो स्पीसीज जो है अपने ही पॉपुलेशन में, अपने ही स्पीसीज में जो है अपने जैसे फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को पैदा करता है। ओके, मेंबर ऑफ अ स्पीसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और उस स्पीसीज के मेंबर में कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होंगे। अब एक ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक दूसरे ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक से मिलते हैं। ओके, फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल ऑफ द रीजन वेयर यू लिव। तो आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ में कौन से एंडेमिक प्लांट जो पर्टिकुलर उसी एरिया में पाए जाते हैं, उसी एरिया में कुछ ऐसे एनिमल्स जो है पाए जाते हैं, तो आप उसे ट्राई टू फाइंड आउट करो, ठीक है, एंड उसका लिस्ट बनाओ। अब है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हमने बायोस्फीयर रिजर्व देखा, अब हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सून पहेली सीज अ बोर्ड विथ पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटन ऑन इट। तो जल्द ही पहेली एक बोर्ड देखती है जिस पे लिखा होता है पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट किलिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इन जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेस। तो प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि ऐसे एरिया में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, ऐसे एरिया में जो है किसी भी एनिमल्स को पकड़ना या उन्हें जो है मारना या कुछ भी जो है एक ऑफ वो है कि अगर कोई भी वहाँ पे एनिमल्स को कैप्चर करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे वो स्ट्रिक्टली जो है वहाँ पे प्रोहिबिटेड है, एंड जो भी वो करेगा तो उसे जो है पनिश किया जाएगा। तो वो वहाँ पे कोई भी ह्यूमन जो है जा करके किसी भी एनिमल्स को पकड़ नहीं सकते, उनको मार नहीं सकते। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है, जहाँ पे कि एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किए जाते हैं। एक तरह से कहिए तो वो आर्टिफिशियली उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। नेचुरली तो होते ही है, लेकिन वहाँ पे उनको प्रोवाइड किए जाते हैं सब कुछ। उनको जंगल मतलब कि वो खुले में जैसे रहना चाहे रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पे बैन होता है किसी कोई ह्यूमन आकर के वहाँ पे उनको ना मार सकता है, ना छू सकता है, ना कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। उनको वहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। He also tells them that people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medical plants, firewood, etc. और यहाँ पे कहा जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो पीपल रहते हैं, ठीक है, तो उनको वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए, उन लोगों को एक्टिविटीज़ करने के लिए अलाउ किया जाता है, जैसे कि उनके जो मवेशी हैं उनको चराना, उनके लिए फल इकट्ठा करना, ठीक है, या फिर कोई भी मेडिसिनल यूज़ के प्लांट होते हैं उनको कलेक्ट करना, फायरवुड अगर आग लगानी है उसके लिए लकड़ी इकट्ठा करना। ओके, सम ऑफ द थ्रेटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श, क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसोरस एटसेट्रा आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व इन आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कौन कौन से एनिमल्स जो हैं प्रोटेक्टेड हैं यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड बुश लैंड्स इन डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स। तो इंडियन सेंचुरीज जो भी होती हैं वो यूनिक होती है वो, ठीक है। तो वहाँ पे ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट होता है, काफ़ी चौड़े जंगल होते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट होती हैं, ठीक है, बुश लैंड्स होते हैं।
It is pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them. तो ये बहुत ही दुखद बात है कि हम जो प्रोटेक्टेड एरियाज में प्लांट्स को एनिमल्स को रखते हैं, इवन वो भी आजकल जो है ना उतने प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि उसके आसपास जो भी लोग रहते हैं वो उस पर आक्रमण करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं. चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द जू. तो चिल्ड्रन को याद दिलाया जाता है कि वो जो जू देखने के लिए गए थे, चिड़ियाघर देखने के लिए गए थे, दे रिकॉल दैट जू आर ऑल्सो प्लेस वेयर एनिमल रिसीव प्रोटेक्शन. तो उन्हें यहाँ याद दिलाया जाता है कि जू भी वैसा प्लेस है जहाँ पे एनिमल को क्या किया जाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया होता है. आप तो में से हर कोई, मुझे लगता है 100% लोग जो हैं जू विजिट पे गए होंगे, चिड़ियाघर देखने के लिए गए होंगे. वहाँ पे क्या देखते हो आप, चिड़ियाघर में जानवर को, अलग अलग तरीके के जानवर जो इंडिया जिस कंट्री में है उस कंट्री के भी, और उस कंट्री में नहीं पाया तो दूसरे कंट्री से भी ला करके वहाँ पे उनको रखा जाता है. लोग जाते हैं, सारे तरह के जानवरों को देखते हैं. यहाँ पे बूझो सोच रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ जू एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो एक जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में डिफरेंस क्या होता है. तो जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में डिफरेंस ये होता है कि आप देखने गए होगे जू अगर, तो जू में ज़्यादातर एनिमल्स जो है ना पिंजड़े में बंद रहते हैं, उनको पिंजड़े में बंद करके रखा जाता है, उनको ऐसे खुले में नहीं छोड़ा जाता है. लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको जंगल की तरह दिखेगा और वहाँ पर खुले में रहते हैं जानवर, उनको कैद करके नहीं रखा जाता है. ठीक है, एक तरह से जू में डिस्प्ले किया जाता है, उनको दिखाया जाता है एनिमल्स को. ठीक है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उनको उस तरह से कैद करके नहीं, बल्कि उनको वहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है कि आप, मतलब कि यहाँ पे एनिमल्स को क्या पढ़ो इस जंगल में, यहाँ पे कोई आकर के आपको ना मारेगा ना कोई भी यूज़ करेगा उनका. ठीक है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है. एक्टिविटी 7.7 कहा जा रहा है विजिट अ नियर बाय जू, ऑब्जर्व द कंडीशन प्रोवाइडेड टू द एनिमल्स, वेयर दे सुटेबल फॉर द एनिमल्स, कैन एनिमल लिव इन द आर्टिफिशियल सेटिंग. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके आसपास अगर कोई जू है तो आप ज़रूर वहाँ जाएं और देखें वहाँ पे कि एनिमल्स को कौन कौन से कंडीशन जो हैं, कौन कौन से जो हैं सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड की जा रही हैं, एनिमल्स को क्या कंफर्टेबल है वहाँ पे एनिमल्स. ओके, आर टाइगर स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, आई होप आई कैन सी अ टाइगर. मुझे सोच रहा है कि इस फॉरेस्ट में जो है टाइगर पाया जाता है. आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे टाइगर भी दिखे. तो अगर आप कहीं भी बायोस्फीयर रिजर्व में, नेशनल पार्क्स वगैरह में जाते हो घूमने के लिए, तो आपके लक पे डिपेंड करता है कि कोई एनिमल आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा. ठीक है, आप एक गाड़ी में बैठोगे, उस पर बैठ करके शायद आपको दिखाया जाएगा. ठीक है, उसको, जिसको कि जनरली क्या कहते हैं, सफारी कहते हैं. तो अगर आपको दिख गए, आपके सामने आ गए या दूर कहीं बैठे हैं दिख गए तो ठीक है, नहीं तो अगर जंगल में, ज़्यादा डीप जंगल में अगर वो छुप के बैठे हैं तो आपको नहीं दिखाई देंगे. ओके, टाइगर फिगर 7.4, ठीक है, इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट. तो टाइगर उन स्पीसीज में से एक है जो कि आजकल हमारे जंगलों से गायब होते जा रहे हैं, बहुत कम बचे हुए हैं. ठीक है, बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज़ अ यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज़ बीन सीन देयर. लेकिन सतपुरा टाइगर रिजर्व एक ऐसा यूनिक रिजर्व है जहाँ पे कि टाइगर के पॉपुलेशन में इंक्रीज देखने को मिला है. ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लायन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज एंड बारासिंघास वेर ऑल्सो फाइंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क. एक टाइम था जब यहाँ पे लायन, शेर, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज, बारासिंगा, हर तरह के जानवर जो हैं देखने को मिलते थे सतपुरा नेशनल पार्क में. एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनाइजिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज इंडेंजर्ड स्पीसीज. अब इंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं? इंडेंजर्ड एनिमल्स वैसे एनिमल्स होते हैं जो खत्म होने की कगार पे होते हैं, जो कि अब उनका एग्जिस्टेंस खतरे में है. ठीक है, तो यही कहा जा रहा है एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनाइजिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज इंडेंजर्ड एनिमल्स. वैसे एनिमल्स जिनके की नंबर्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं और आगे चल के वो उन एक्सटिंक्शन फेस करना हो सकता है, यानी कि वो पूरे ही खत्म हो जाए, उनका नामो निशान ना बचे. तो वैसे एनिमल्स को क्या कहेंगे? इंडेंजर्ड एनिमल्स कहेंगे. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये वाइल्ड बफेलो है, जंगली भैंस. बूझो इज रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर विच बिकेम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम अगो. बूझो को जो है याद दिलाया जाता है, बूझो इज रिमाइंडेड ऑफ द कि डायनासोर जो है जो बहुत टाइम पहले जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. आपके टाइम पे डायनासोर नहीं है. आप लोगों में से कितने ने जुरासिक पार्क मूवी देखी है? जुरासिक पार्क मूवी में डायनासोर को दिखाया गया है ना.
लेकिन क्या आप आज के टाइम पे डायनासोर कहीं दिखते हैं? कहीं जू में या फिर कहीं पे भी आप किसी भी जगह जाओ आपको डायनासोर नहीं दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि डायनासोर क्या हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, अब वो नहीं बचे हैं। ओके, द सर्वाइवल ऑफ सम सॉरी मैंने यहाँ पे इसके बाद मैंने यहाँ ये पेज मैंने कर दिया, यहाँ से देखा मैंने, हमने इधर नहीं देखा, सॉरी। यहाँ नेशनल पार्क हमने देखा ही नहीं, नेशनल पार्क देख लेते हैं। ऑन द रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड ऑन विच वाज रिटन सतपुड़ा नेशनल पार्क, और वहीं पे रोड साइड में एक और अलग बोर्ड था जहाँ लिखा हुआ था सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो चिल्ड्रंस आर नाउ ईगर टू गो देयर, तो चिल्ड्रंस जो हैं अब यहाँ पे उत्सुक है नेशनल पार्क जाने के लिए। माधव जी टेल्स देम दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम। तो ये जो रिजर्व हैं यहाँ पे, नेशनल पार्क्स जो हैं ये बहुत ही डाइवर्स हैं, यानी कि बहुत बड़े हैं, घने, और यहाँ पे अलग अलग तरीके के बहुत सारे जानवर एंड प्लांट्स को जो है यहाँ पे कंजर्व किया गया है। दे प्रिजर्व फ्लोरा फाउना लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया। तो यहाँ पे जो है फ्लोरा फाउना लैंडस्केप जो भी है और यहाँ के हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट जो भी हैं इनको यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है, कंजर्व किया गया है। सतपुड़ा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है हमारे इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट था। ओके, द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, और इसी नेशनल पार्क में जो है, सतपुड़ा नेशनल पार्क में जो है फाइनेस्ट इंडियन टीक ट्री जो होती है वो पाई जाती है। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। आज के टाइम पे 100 से भी ज़्यादा इंडिया में नेशनल पार्क्स है, लेकिन सबसे पहले सतपुड़ा नेशनल पार्क था। रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर जो है रॉक शेल्टर्स जो हैं, चट्टानों के जो आश्रय होते हैं वो भी हैं। दीज आर एविडेंसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दिस जंगल्स, और ये यानी कि ह्यूमन की जो हिस्ट्री है उनकी लाइफ को बताती है कैसी थी। दिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल, और यहाँ से हमें आइडिया मिलता है कि प्राचीन मानव जो थे वो कैसे थे। ओके, तो रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दिस शेल्टर, और इन शेल्टर्स में जो है चट्टानों पे पेंटिंग बनाई गई है। अ टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में लगभग 55 रॉक शेल्टर्स जो हैं आइडेंटिफाई किए गए हैं। फिगर ऑफ एनिमल्स एंड मेंस फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिपिक्टेड इन दिस पेंटिंग्स, और इन पेंटिंग्स में क्या दिखाया गया है, मैन एंड एनिमल जो हैं फाइट कर रहे हैं, मैन जो हैं, ह्यूमन जो हैं वो एनिमल्स का हंट कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, वो लोग डांस कर रहे हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं। तो ये सारी पेंटिंग्स देख करके हमें लगता है कि हाँ पुराने टाइम में भी इस तरह से एनिमल मतलब कि लोग रहते थे, इस तरह से शिकार करते थे, इस तरह से डांस किया करते थे। ओके, तो इससे पता लगा हमें। मैनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन दिस एरिया। बहुत सारे ट्राइबल्स जो हैं, ग्रुप के लोग जो हैं वो अभी भी इस एरिया में रहते हैं। एज चिल्ड्रन मूव अहेड, जैसे ही चिल्ड्रन आगे बढ़ते हैं, दे सी अ बोर्ड विथ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, तो वो वहाँ पे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व देखते हैं, रिटन ऑन इट। माधव जी एक्सप्लेन डैट, तो हमने यहाँ से देखा था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से। माधव जी एक्सप्लेन डैट प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। तो माधव जी बताते हैं कि ये सतपुड़ा प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। और इस प्रोजेक्ट टाइगर का एम क्या है, तो इसका एम ये है कि हमारे कंट्री में जो है जितने भी टाइगर्स हैं, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन को कैसे बरकरार रखा जाए, उनकी पॉपुलेशन कम ना हो जाए, वो इंडेंजर्ड एनिमल्स में ना आ जाए। ओके, survival of some animals has become difficult because of the disturbance in their habitat. Professor Ahmed tells them that in order to protect plant and animals, strict rules are imposed in all national parks. तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके कि अगर कोई एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं तो उस क्या होता है एक्सटिंक्ट होने का, उनके इंडेंजर्ड होने का कारण, तो अगर उनसे उनका आवास छीन लो, खाने का छीन लो, पहनने का छीन लो, मतलब पहनते नहीं है, मतलब कि अगर किसी से आप उसके रहने का घर छीन रहे हो, उसके खाने की चीज़ें छीन रहे हो, तो वो क्या होंगे, ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे।
तो ये उनके एक्सटिंक्शन का कॉज होता है। ओके, Professor Ahmed tells them that in order to protect plant and animal, strict rules are imposed in all national parks. तो इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, नेशनल पार्क्स में स्ट्रिक्ट रूल्स जो हैं वो इम्पोज किए गए हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स आर कलेक्टिंग ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट एटसेट्रा आर नॉट अलाउड। तो वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि उनके मवेशियों को चढ़ाना, या फिर हंटिंग करना, एनिमल्स को पकड़ना, या फिर लकड़ी इकट्ठा करना, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पे बैन रहती हैं। ओके, यहाँ पे पहली सोचिए, आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन। यहाँ ये इसलिए सोचिए क्योंकि डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, शेर एक्सटिंक्शन पे नहीं, कोई छोटे से छोटा एनिमल भी एक्सटिंक्शन फेस कर सकता है, क्योंकि अगर किसी का भी हैबिटेट छीन लिया जाएगा, उनको वो जो खाते हैं, उनका खाने की चीज़ें अगर नहीं मिलेंगी तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ओके, सिर्फ बड़े एनिमल्स नहीं, बहुत छोटे एनिमल्स भी एक्सटिंक्ट होते हैं। माधव जी टेल्स पहली डेट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर। तो माधव जी बताते हैं कि स्मॉलर एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादा इंडेंजर यानी कि डेंजर में है बड़े एनिमल्स के कंपैरिजन में। ओके, एट टाइम्स वी किल स्नेक्स, फ्रॉग, लिजार्ड, बैट्स एंड ओल्स रूथलेसली विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम। हम जो है सांप को, मेंढक को, गिलहरियों को, छिपकलियों को, इन सब को जो है एमलेसली, बिना किसी कारण के ही जो है रूथलेसली मार देते हैं। ठीक है, और ये बिना जाने कि इनको हम मार रहे हैं तो हमारे इकोसिस्टम पे इसका क्या असर पड़ेगा, हमारा नेचर जो है कितना अनहेल्दी होगा। तो बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवरसेल्फ। तो उनको मार करके, पेड़ों को काट करके हम अपने आप का ही नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो वो उनका साइज छोटा जरूर हो सकता है, लेकिन उनका रोल बहुत बड़ा होता है इकोसिस्टम में, इन्वायरमेंट में। ओके, तो हम वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन्स एंड फूड वेव्स। वो क्या करते हैं, फूड चेन एंड फूड वेव का हमारा पार्ट है। आपको पता ही है ना, फूड चेन फूड वेव क्या होता है, यानी कि एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है, दूसरा जानवर दूसरे जानवर को खाता है। ठीक है, इस तरह से फूड चेन फूड वेव चलता है। तो अगर एक भी एनिमल्स उसमें से एक्सटिंक्ट हो गया तो एक पर्टिकुलर एनिमल का संख्या ज़्यादा हो जाएगा, वो ज़्यादा रह जाएगा, एक नहीं रह जाएगा, तो एक इम्बैलेंस आ जाएगा हमारे इकोसिस्टम में। ओके, जो कि फूड चेन एंड फूड वेव के बारे में आपने क्लास 7 में तो पढ़ा ही है। ओके, an ecosystem is made up of all the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river, deltas etc. तो इकोसिस्टम क्या है, तो इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम उसको कहते हैं जहाँ पे कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जो कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है, और या फिर वहाँ पे जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि रॉक हो गए, आपको सॉइल हो गए, रिवर हो गए, डेल्टाज हो गए, इन सबको मिला के क्या होता है, इकोसिस्टम बनता है। ओके, आई वंडर इफ देयर इज एनी रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो हाँ, रिकॉर्ड रहता है एंडेंजर्ड स्पीसीज का। ओके, अब ये है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक क्या है, चलिए देखते हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन अबाउट रेड डेटा बुक टू द चिल्ड्रन। प्रोफेसर अहमद जो है बच्चों को रेड डेटा बुक के बारे में बताते हैं। ही टेल्स देम दैट रेड डेटा बुक इज द सोर्स बुक विच कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो देखिए यहाँ पे आ गया ना कि कहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीसीज का जो है रिकॉर्ड रखा जा रहा है, वो कहाँ रखा जा रहा है, रेड डेटा बुक में। वहाँ पे जितने भी इंडेंजर्ड एनिमल्स, प्लांट्स है, उनका जो है उनको वहाँ पे रिकॉर्ड करके रखा गया है। रेड डेटा बुक इज़ मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। और रेड डेटा बुक को जो है इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो इसको मेंटेन करती है। इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स रेड डेटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। और इंडिया भी रेड डेटा बुक को मेंटेन करती है इंडिया में पाए जाने वाले एनिमल्स एंड प्लांट्स के रिगार्डिंग, मतलब कि कौन कौन जो है इंडेंजर्ड हो रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेशन। ओके, द एक्सक्लूजन party then enters deeper into the forest under the guidance of माधन जी। और जो ये बच्चे सब घूम रहे थे, अब ये जो है फॉरेस्ट एकदम डीपर पार्ट में चले जाते हैं माधव जी के गाइडेंस में। दे सिट नियर द तवा
रिजर्वॉयर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम, वो वहाँ पे तवा रिजर्वॉयर के पास जो है कुछ देर के लिए रिलैक्स करने के लिए बैठते हैं। पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर, पहली वहाँ पे कुछ बर्ड्स को देखती है रिवर के पास। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रेन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स, तो माधव जी बताते हैं ये बर्ड्स जो है माइग्रेटरी हैं। माइग्रेटरी यानी कि कहीं दूसरे से जगह से जो है माइग्रेट करके आई हैं, ये इस जगह की नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम इंसान में जो है देखते हैं ना कि अपने एक जगह उनको अगर काम नहीं मिलता है तो काम की तलाश में हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे शहर जाते हैं, दूसरे देश जाते हैं। उसी तरह जो है एनिमल जो होते हैं, प्लांट्स जो चिड़िया सब जो होती है, उनको अगर एक जगह उनके लिए सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं रहता है, फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं रहता है, वहाँ खाने को नहीं मिलता है, तो वो दूसरी जगह चली जाती हैं। तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स कहीं दूसरी जगह से आई हुई हैं। दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हेयर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये बर्ड्स जो है यहाँ पे दुनिया के किसी दूसरे पार्ट से जो है यहाँ पे उड़ करके आई हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज इवन ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। तो माइग्रेटरी बर्ड क्या करती हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में जो है बहुत दूर दूर तक उड़ करके जो है एक दूसरे एरिया में चले जाती हैं जलवायु परिवर्तन के कारण। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल, तो वो जो है दूसरे एरिया में चली जाती हैं अंडे देने के लिए, क्योंकि जहाँ पे अगर वो रह रही है वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो वो इन्वायरमेंट जो है उनके लिए सुटेबल नहीं होता है, फेवरेबल नहीं होता है अंडे देने के लिए, तो वो किसी गर्मीले इन्वायरमेंट में जाती हैं फ्लाई करके। ओके, बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। तो माइग्रेटरी बर्ड्स हम किसे कहेंगे, वैसे बर्ड्स जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस जो है ट्रैवल करती हैं दूसरे एरिया में जाने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। एज पहली लर्नड इन क्लास 7, जैसा कि पहली ने क्लास 7 में पढ़ा था। नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। हमने देखा है कि पेपर बनाने के लिए हम किस तरह से फॉरेस्ट को काटते हैं। ओके, प्रोफेसर अहमद ड्रॉज अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि हमारा डिफॉरेस्टेशन का अनदर कॉज क्या होता है। ही टेल्स देम दैट इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। वो बताते हैं कि किस तरह से जो है 17 पूरे बड़े हुए ट्रीज को जो है से हम 1 टन पेपर बनाते हैं। ठीक है, 17 पेड़ से। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर, इसीलिए जो है हमें पेपर को सेव करना चाहिए, पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिना लिखे हम पेपर को फेंक देते हैं, तो हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पेपर कहाँ से बनता है, ट्री से बनता है। ओके, प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स डैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। और प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि पेपर को जो है 5 से 7 टाइम जो है रिसाइकल करना चाहिए यूज़ करने के लिए। इफ़ इच स्टूडेंट सेव एटलीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन अ डे वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर। तो अगर एक स्टूडेंट भी जो है 1 शीट पेपर का एक दिन में सेव करता है, तो हम जो है पूरे साल में बहुत सारे ट्रीज जो हैं वो सेव कर सकते हैं, उनको कटने से बचा सकते हैं। वी शुड सेव रीयूज यूज्ड पेपर एंड रिसाइकल इट। तो हमें इस तरह से पेपर को सेव करना चाहिए, बार बार यूज़ करना चाहिए यूज़ किए हुए पेपर को। तो बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। तो इससे हम सिर्फ ट्रीज़ ही नहीं सेव कर रहे हैं कि ट्रीज़ कट रहे हैं तो सिर्फ ट्रीज़ बचा रहे हैं, बल्कि पेपर बनाने के लिए अपने आप तो नहीं बन जाता, उनको फैक्ट्रीज़ में बनाई जाती है। तो उनको फैक्ट्रीज़ में बनाने के लिए जो एनर्जी, जो वाटर की ज़रूरत होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग जो भी फैसिलिटी चाहिए होती है, उन सबको भी हम बचा रहे होते हैं। ठीक है, मोreover the amount of harmful chemical used in paper making will also be reduced। और तो और जो हम पेपर बनाने में केमिकल्स यूज़ करते हैं वो भी जो है कम हो रहा है, उसका भी यूज़ कम होगा। ओके, नेक्स्ट इज रिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन था, डी मतलब कुछ भी हटाना। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ को हटाना, एंड रिफॉरेस्टेशन यानी कि फिर से पेड़ को लगाना। ठीक है, हम सभी से कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। आपके हर जन्मदिन पे आपको कहा जाता है कि आप एक पेड़ जरूर लगाएं अपने जन्मदिन पे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हम जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे हमारा इन्वायरमेंट उतना ग्रीन रहेगा, हमारा इन्वायरमेंट उतना हेल्दी रहेगा। तो जितने कट रहे हैं फिर हम उतना फिर लगा रहे हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। आप सब भी अपने घर के आगे अपने बागवान में जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं, और अपने जन्मदिन पे तो ज़रूर पेड़ को लगाएं, एक पेड़ तो ज़रूर लगाना चाहिए। ओके,
प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। तो प्रोफेसर अहमद सजेस्ट करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का आंसर क्या है, यानी कैसे हम बता सकते हैं डिफॉरेस्टेशन, फिर से फॉरेस्ट को लगा के। डिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। तो डिफॉरेस्टेशन क्या है, फिर से वो सारे प्लांट्स को जो है, न्यू प्लांट्स को प्लांट करना। ओके, द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वेर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। तो प्लांटेड ट्रीज कौन सी होनी चाहिए, वही सेम स्पीसीज होनी चाहिए जो उस फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी एज ट्रीज एज वी कट। तो हमें उतने ही पेड़ जो हैं लगाने चाहिए, उससे ज़्यादा ही लगा देने चाहिए जितने कि हम काटते हैं, ताकि फिर से वो उतने पेड़ फिर से बढ़ें। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। रिफॉरेस्टेशन खुद ब खुद भी हो सकता है, ठीक है। If the deforested area is left undisturbed, it establishes itself। तो अगर हम जो भी डिफॉरेस्टेड एरिया है जहाँ से कि पेड़ काटे गए हैं, अगर वहाँ को डिस्टर्ब ना किया जाए, वहाँ पे अगर कहीं बिल्डिंग ना बनाई जाए, या फिर कहीं वहाँ पे कोई मॉल्स ना बनाया जाए, या फिर कुछ भी ह्यूमन यूज से रिलेटेड वहाँ पे कोई काम ना हो, तो वहाँ पे फिर से अपने आप नेचुरली जो है प्लांट फिर से उगते हैं, ठीक है। तो इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो नेचुरल रिफॉरेस्टेशन जो होता है उसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता है। वी हैव ऑलरेडी कॉज ट्रिमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट। तो हम जो है वैसे ही फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुके हैं। इफ़ वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो अगर हम अपने फ्यूचर जनरेशन को ग्रीन वेल्थ देना चाहते हैं, हरियाली भरा जीवन देना चाहते हैं, वो प्योर एयर जो है वो ब्रीथ कर सके, उनका जीवन जो है हेल्दी हो, जितना प्योर एयर वो ब्रीथ करेंगे उतना ज़्यादा उनका लाइफ जो है वो हेल्दी होगा। तो इसके लिए प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज़ द ओनली ऑप्शन। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ये एक ओनली ऑप्शन है। प्रोफेसर अहमद टोल्ड दैम डेट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि हमारे इंडिया में जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक एक्ट है, एक अधिनियम है। दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। तो ये एक्ट क्या है कि फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना, कंजर्व करना नेचुरल फॉरेस्ट को, और वहाँ आसपास जो लोग रह रहे हैं उनके बेसिक नीड्स को पूरा करना। ओके, After some rest, Madhavji asked the children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset। तो थोड़े रेस्ट के बाद माधव जी कहते हैं कि चलो अब हम वापस चलते हैं, क्योंकि अब इतने टाइम तक जंगल में रहना सेफ नहीं है, यहाँ हम सूर्यास्त के बाद नहीं रह सकते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जानवर निकलेंगे। ओके, तो ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू देयर एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। तो आप वो जो हैं जंगल घूमने के बाद सारे बच्चे जो हैं प्रोफेसर अहमद को थैंक करते हैं, माधव जी को थैंक करते हैं कि उन्होंने उनको गाइड किया, उनको डिफरेंट टाइप के प्लांट्स दिखाए, एनिमल्स को दिखाया एंड बताया प्लांट्स का क्या रोल है हमारे इन्वायरमेंट में, एनिमल्स का क्या रोल है, उनको क्यों कंजर्व करके रखना चाहिए, डिफरेंट स्पीसीज़ को देखा। ओके, उनके लिए उन्होंने प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी को थैंक्स करा। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी यहीं पे एंड होता है। आई होप आपने ये चैप्टर एंजॉय किया होगा, आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, एंड सारे टर्म्स जो हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो यहीं पे हमारा चैप्टर क्या होता है, द एंड। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलते रहें। तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।